नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। महमूद दुर्रानी का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ जो राह में ठोकर लगी हमें, हम गिर पड़े तो सारा ज़माना संभल गया। हम दो तरह से सीखते हैं। कभी कभी जब हमें नुकसान होता है तो हमें देखकर दूसरे समझ जाते हैं, और कभी कभी दूसरे ये भी सोच लेते हैं कि भाई ये हमें तो हुआ नहीं, तो इसलिए हम क्यों संभलें। संभलने के लिए खुद बहुत चीज़ों को अनुभव करना ज़रूरी नहीं है, हम दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो एक अच्छी बात हुई कि कोरोना के मामलों में जो गिरावट आई, उसके बाद बहुत से लोगों को हमने ये कहते सुना कि ये भाई कोरोना तो अब जा रहा है, अब क्या ज़रूरत है हर समय मास्क लगाने की, क्या ज़रूरत है दोस्तों से दूरियां बनाने की, क्यों ना मिलें, भोजन करें, जन्मदिन मनाएं। ये बात बार बार हमें इसलिए भी कहनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया भर में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले जैसे जैसे जहां जहां कम हो रहे हैं, एक लापरवाही सी लोगों के व्यवहार में। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से जो दूसरी डोज की प्रक्रिया है वो शुरू की गई। The main highlights of today in terms of COVID-19 vaccination are that the second dose vaccination has started from today, that is 13th of February 2021, for the beneficiaries who have completed 28 days after the receipt of first dose. The approval provided by Drug Controller General of India accords a window of 4 to 6 weeks for the second dose. As on 13 February 2021, till 6 p.m., the total vaccinations which have been carried out are 80,52,454. Vaccinations to the healthcare workers, out of this, are 59,35,275. Of these, the first dose beneficiaries under the category of healthcare workers are 59,27,607. And the second dose beneficiaries, which is specific to today, are 7,668. The vaccinations to the frontline workers till date are 21,17,179. And again, the frontline workers vaccination, it started from 2nd February 2021. मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक कुल टीकाकरण जितने लाभार्थियों का किया गया है उनकी संख्या है 80,52,454, और जो वैक्सीनेशन है जो हेल्थ केयर वर्कर्स की गई है वो है 59,35,275। इनमें से जो प्रथम डोज जिनको लगी है टीकाकरण की वो हैं 59,27,607, और जो दूसरी डोज जिन लोगों को लगी है जो कि आज से शुरू हुई है 13 फरवरी से, उनकी संख्या है 7,668। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका जो टीकाकरण अभी तक हुआ है वो है 21,17,179। फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो टीकाकरण आरंभ हुआ था वो 2 फरवरी 2021 से हुआ था। हेल्थ केयर वर्कर्स की जो कवरेज है जिन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 70% उनके लक्ष्य के अनुपात में हुई है, वो ऐसे 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें लक्षद्वीप जो कि 81% के साथ, बिहार 80.6%, त्रिपुरा 78.9%, उड़ीसा 76.7%, मध्य प्रदेश 75.8%, उत्तराखंड 74.8%. The healthcare workers' coverage of more than 70% of the target of respective states and union territories, which is more than 70%. Under this category, there are 12 such states, which include Lakshadweep with 81% of coverage, Bihar with 80.6% coverage, Tripura with 78.9%,
Odisha with 76.7%, Madhya Pradesh with 75.8%, Uttarakhand with 74.8% of their targeted figure under this category. The remaining such states and UTs are Himachal Pradesh with 74.5% coverage, Chhattisgarh with 73% coverage, Kerala with 71.1% coverage, Rajasthan with 70.7%, Mizoram with 70.5% and Sikkim with 70.1%. जो बाकी के 6 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि 70% अपने लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स की अभी तक की गई है, वो हैं हिमाचल प्रदेश जिसमें कि 74.5%, छत्तीसगढ़ जिसमें 73%, केरल जिसमें 71.1%, राजस्थान जिसमें 70.7%, मिजोरम 70.5% और सिक्किम में 70.1% की टीकाकरण की कवरेज हुई है। ऐसे 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि 40% से कम हेल्थ केयर वर्कर्स की कवरेज अभी तक हुई है। ये 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं मेघालय जिसमें 37.2% की कवरेज हुई है अभी तक, मणिपुर जिसमें 37%, पंजाब 36.4%, तमिलनाडु 33.9%, चंडीगढ़ 32.1%, नागालैंड 23% और पुडुचेरी 19.9%. There are 7 states and union territories which have till date recorded a healthcare worker coverage of the vaccination to the extent of less than 40%. These are Meghalaya with 37.2%, Manipur with 37%, Punjab with 36.4%, Tamil Nadu with 33.9%, Chandigarh with 32.1%, Nagaland with 23%, and Puducherry with 19.9%. Now we'll give you the figures of the vaccination which has been carried out today on 13th February 2021 till 6 p.m. These are the provisional figures since the data is coming in at regular intervals. Now, all India coverage today on 13th February till 6 p.m. has been 84,807. There are 10 states with the highest vaccination, which we are listing below. These include Jammu and Kashmir with 18,093, West Bengal with 11,427, Gujarat with 9,380, Jharkhand with 8,116, Andhra Pradesh with 6,309 beneficiaries vaccinated today. आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक आज के दिन जिन लाभार्थियों को टीकाकरण किया गया उनकी संख्या कुल संख्या आज की 84,807 है। जो वैक्सीनेशन के स्तर ऑर्गेनाइज किए गए वो 34 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में किए गए और सबसे अधिक टीकाकरण जिन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हुआ उनके नाम हैं जम्मू कश्मीर जिसमें कि 18,093, पश्चिम बंगाल जिसमें 11,427, गुजरात जिसमें 9,380, झारखंड जिसमें 8,116, आंध्र प्रदेश जिसमें 6,309 लाभार्थियों को टीकाकरण किया गया। जो बाकी के 5 राज्य इस कैटेगरी में हैं वो हैं कर्नाटक जिसमें 4,428, बिहार 4,393, उत्तराखंड 4,297, त्रिपुरा 3,867 और दिल्ली 2,627 लाभार्थियों को आज के दिन टीकाकरण किया गया। The remaining 5 states who figure in the category of the top or the highest vaccinating states today are Karnataka with 4,428 vaccinations done today, Bihar with 4,393, Uttarakhand with 4,297,
Tripura with 3,867, and Delhi with 2,627 beneficiaries vaccinated today. Now I'll share with you the figures of hospitalizations in those cases where vaccination has been done, in those beneficiaries where the vaccination was done. Total hospitalizations till date are 34. Out of them, 21 have been discharged after treatment. There are 2 such cases which are under treatment in the hospitals, and death in the cases who had taken vaccination has been reported in 11 cases in the hospital-bound people who were admitted there. The percentage of hospitalization as against the total vaccination is 0.0004%. In past 24 hours, new events of hospitalization reported has been nil. आज के दिन जो हॉस्पिटलाइजेशन की गई हैं या जिन लोगों को जिन्होंने टीकाकरण लिया था उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ी, उनकी संख्या 0 है। अब तक जो टोटल हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस हैं वो 34 हैं, जिनमें से 21 लोगों को उपचार के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया, 2 ट्रीटमेंट के अधीन हैं और 11 ऐसे केसेस में मृत्यु रिपोर्ट हुई है। हॉस्पिटलाइजेशन जिसका अनुपात कुल टीकाकरण से अगर किया जाए तो वो 0.0004% बनता है। अभी तक की जो मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं ऐसे केसेस में जिनको टीकाकरण हुआ था वो कुल 27 हैं, जो कि वैक्सीनेशन के अनुपात में 0.0003% बनती है। इनमें से जो अस्पताल में जो मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं उनकी संख्या 11 है और जो अस्पताल से बाहर उनकी संख्या 16 है। पिछले 24 घंटे में 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें डेथ रिपोर्ट की गई है। ये हैं एक 38 वर्षीय पुरुष जो कि रेजिडेंट थे हारदा मध्य प्रदेश में और जिनकी दिल का दौरा पड़ने से वैक्सीनेशन के 9 दिन के बाद आज मृत्यु हुई। दूसरा केस 35 वर्षीय महिला हैं जो कि पानीपत हरियाणा की रहने वाली हैं, जिनको कि लंग्स में दोनों तरफ निमोनिया रिपोर्ट किया गया था विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उनको 8 दिन पहले टीकाकरण हुआ था। पोस्टमार्टम की अभी जो डिटेल्स हैं वो आनी बाकी हैं। जो तीसरा ऐसा केस है वो है 58 वर्षीय पुरुष हैं जो कि दौसा राजस्थान से हैं और वो अपनी ड्यूटी पे आज कोलैप्स करके जो रिपोर्ट्स आई हैं और उनको अस्पताल में एज मृत लाया गया और पोस्टमार्टम की अभी डिटेल्स उनकी आनी बाकी हैं। Deaths reported so far in such cases where vaccination has been conducted till date is 27, which makes 0.0003% of the total vaccination carried out till date. Deaths which have been reported in hospitals are 11 and the ones outside the hospital are 16. There are 3 cases of death reported in past 24 hours in such cases who had taken vaccination at some point in time in the recent past. These include a 38-year-old male who is resident of Harda in Madhya Pradesh, and the death has been reportedly because of myocardial infarction, which is 9 days after the event of vaccination. Second case is of 35-year female, a resident of Panipat, Haryana, who was suffering from bilateral pneumonia with acute respiratory distress syndrome, and the death has occurred 8 days after vaccination. The post-mortem details are awaited. The third case is of a 58-year-old male who is a resident of Dausa, Rajasthan, and reportedly collapsed on duty and was brought dead at hospital, and the post-mortem details are awaited. Today, a weekly review meeting was held in the ministry with the states and union territories,
and the Secretary Health and Family Welfare, he reviewed the COVID-19 vaccination drive with all the states and UTs today. The main areas of focus were, number one, the plan for adherence to the timelines for covering all the healthcare workers and frontline workers with first dose of vaccines and scheduling their mop-up rounds. I must share with you what I shared yesterday, that 20th February has been fixed as the date for the completion of vaccination for the healthcare workers, and additional 5 days, that is up to 25th February, have been given as the days where mop-up for such cases who have been left out shall be conducted, and in all circumstances, the vaccination of healthcare workers has to be completed by 25th of February. So this target has been conveyed to all the states and UTs. Similarly, for the frontline workers, 1st of March has been conveyed as the date by which they should get vaccinated. When we say vaccinated, we are here talking about the first dose of vaccination, meaning thereby all the frontline workers must get the vaccination first dose by 1st of March 2021. And over next 5 days, that is up to 6th of March, it would be a mop-up round which will be carried out to ensure that anybody who has been left out in this category should also be vaccinated. Thereby, by 6th of March, all the frontline workers should get vaccinated. So this timeline and scheduling was conveyed to all the states and union territories. Similarly, the SOPs for the second dose scheduling on CoWIN was shared with all the states. These SOPs are for the session scheduling for the second dose on CoWIN. So the second dose, which has been started from today onwards, about that a detailed procedural system was conveyed to all the states so that adherence on the CoWIN platform can be carried out right from the beginning. The third major issue which was discussed and conveyed was regarding the need for efficient stock management practices, meaning thereby that whatever vaccine is being received by the states, it should be utilized by first expiry and first out, meaning thereby that all the vaccine doses which have been received by the states, they should be utilized efficiently to ensure that the vaccines which are to get expired, they should be utilized first, followed by the later date expiries. The establishment of the State Media Response Cell was the fourth major issue which was discussed with all the states. So मैं बताना चाहूँगा कि आज सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उन्होंने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के साथ बहुत डिटेल में आज समीक्षा की, जिसमें कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी जो टाइमलाइंस हैं पहली डोज वैक्सीन्स की और उसके जो मॉपअप राउंड्स हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ और कन्वे किया गया कि जो डेट्स हैं जो कि 20 फरवरी और 25 फरवरी हैं हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन और मॉपअप राउंड कंप्लीशन की, उसको एडहियर किया जाए। और इसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनकी 1 मार्च और 6 मार्च तिथि निर्धारित की गई है, उसको भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एडहियर करें। इसी तरह जो दूसरी डोज की शेड्यूलिंग है उसको कोविन प्लेटफॉर्म पे इंश्योर करने के लिए सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उनको आग्रह किया गया है, और ताकि ये इंश्योर किया जाए कि कोविन प्लेटफॉर्म पे जो दूसरी डोज की शेड्यूलिंग है वो एक निर्धारित तरीके से कंप्लीट की जाए। इसी तरह जो वैक्सीन्स भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को दी जा रही है, उनकी किसी तरह से वेस्टेज ना हो और उनको एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए भी सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से आग्रह किया गया है। और फाइनली जो स्टेट मीडिया रिस्पांस सेल है उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से आग्रह किया गया। तो अंततः मैं ये समराइज करूंगा कि अभी तक कुल 80 लाख
52,454 लाभार्थी, उनको टीकाकरण आज शाम 6 बजे तक दिनांक 13 फरवरी 2021 तक किया गया, जो कि अभी तक जो डेटा हमें रिसीव हुआ है। और अभी तक कोई भी ऐसा केस सीरियस या सिवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या मृत्यु का नहीं है जिसको कि वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा जा सके या उससे एट्रीब्यूट किया जा सके। टू समराइज, अ टोटल ऑफ 80,52,454 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. on 13th February 2021 as per the provisional reports, and no case of serious or severe adverse event following immunization या मृत्यु or death has been attributable to vaccination till date. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजीव उपाध्याय और जैसा कि हम सब ने सुना, टीकाकरण के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीकाकरण को लेकर जो रफ्तार अब हम देख रहे हैं, टीकाकरण रफ्तार पकड़ रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर से इस वक्त कोविड को लेकर कुछ नई नई जानकारियाँ भी आ रही हैं, लोगों के मन में कुछ प्रश्न भी हैं। तो उसी से संबंधित ये कार्यक्रम है जहां विशेषज्ञ आते हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और दुनिया भर में जो कुछ भी नया हो रहा है उसके विषय में वो जानकारी हम सब तक पहुंचती है। तो आज जो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर N.K. अरोड़ा, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनक्लेन ट्रस्ट इंटरनेशनल से, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर G.C. खिलनानी हमारे दूसरे पैनलिस्ट स्टूडियो में, आप चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन और फॉर्मर हेड पल्मोनरी एंड स्लीप मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर एम्स। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पद्मनाभन, आप फॉर्मर डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और साथ ही आप प्रेसिडेंट हैं नासी, द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया। बहुत स्वागत डॉक्टर पद्मनाभन आपका। थैंक यू। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन और मेदांता के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन। डॉक्टर त्रेहन, आपका भी बहुत स्वागत। जी नमस्कार। डॉक्टर अरोड़ा, आप इसे शुरू करें। सबसे पहले दूसरा चरण टीकाकरण का आज से शुरू हो गया। जो पहली डोज लगी थी 16 तारीख को, 16 जनवरी को, उसके बाद आज बूस्टर डोज शुरू हो गई। ये जो रफ्तार है, भारत ने जिस तेज़ी से टीकाकरण किया है, ये दुनिया में सबसे तेज़ है, क्या कहेंगे आप? एक तो मैं पूरे जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको मुबारक देना चाहूँगा। हम सबको ये मालूम है कि ये एक मैराथन रेस की तरह है और शुरुआत हम लोगों ने लगभग 3000 टीकाकरण केंद्रों से शुरू करी थी और आज जहाँ तक बताया गया है करीब 9,500 केंद्र बना दिए गए हैं और शाम तक 80 लाख से ऊपर लोगों को टीका किया गया है। जिस तेज़ी से इस टीकाकरण का प्रसार हुआ है वो किसी और देश में नहीं हुआ है। उन लोगों को ज़्यादा टाइम लगा। हम लोगों ने थोड़े समय में 80 लाख लोगों को टीका लगाया और क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी रेस बड़ी लंबी है और बहुत लोगों को करना है। हमें अगले जून तक का ये एक देश का कमिटमेंट है, वायदा है कि भाई 30 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। तो उसके लिए हमें धीरे धीरे जो है पकड़ रहे हैं और उसका मुख्य कारण है कि इस तरीके से हम पहचान रहे हैं कि हमारे जो ये कार्यक्रम है उसमें कोई
हिकअप्स हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो उसको साथ साथ दूर करा जा रहा है। इसका एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, जी जैसा कि अभी अभी बताया गया कि 80 लाख से ज़्यादा लोगों को मिल चुका है टीका, लेकिन कि जो भी दुर्भाग्य से मृत्यु को पता चला या किसी को अस्पताल में, वैक्सीन का उसमें कोई खास बड़ा रोल नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन है, कई लोगों ने उत्सुकता वश अपनी एंटीबॉडीज़ भी कराई और ज़्यादातर लोगों की एंटीबॉडीज़ भी आ गई। इसका मतलब सुरक्षित होने के साथ साथ प्रभावी हैं ये वैक्सीन, और इसका मेरे को उम्मीद है कि हम आगे आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जी, डॉक्टर अरोड़ा आपने भी वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर खिलनानी आपने भी वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन को लेकर बहुत सी रिपोर्ट्स भी हमने देखी और अक्सर लोग सामने तो नहीं लेकिन पीछे पीछे ज़रूर ये बात कर रहे थे कि हेजिटेंसी दिख रही है थोड़ी बहुत। लेकिन अब क्या हालात और क्या लगते हैं, ख़ास तौर पे जब आप जैसे लोग जब वैक्सीन लगवा चुके हैं, कैसा अनुभव रहा है अब तक, और अब तो आपको बूस्टर डोज लगने वाली होगी? नहीं, क्योंकि कोरोना के बारे में मैं लिखता रहा हूँ और दूरदर्शन पे भी आता रहा हूँ, तो बहुत लोग मुझे फ़ोन करके पूछते थे भाई वैक्सीन का क्या हो रहा है, और फिर फाइनली कहते थे आपने लगवाई क्या? जी, जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने लगवा ली, तो वो फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। वो उनको ये फिर कोई महसूस सवाल हो नहीं जाता है पूछते। हाँ। कि इन्होंने लगवा ली तो इसका मतलब सेफ ही होगी। जो डर लोगों के जहन में था वो नेचुरल है। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी नया दवाई लगाना, कुछ भी करना, एक नॉर्मल व्यक्ति की सोच होती है कि भाई इससे मुझे एनाफाइलेक्सिस तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई सीरियस रिएक्शन तो नहीं हो जाएगी, मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, मुझे एस्थमा है, मुझे एलर्जी हो जाती है, मुझे अंडे से एलर्जी है, मुझे फिश से एलर्जी है। तो डर तो होता है, लेकिन उस डर को दूर करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। जी जी, जो प्रमाण है वो दो तरह से आता है, या तो आप इंटरनेशनल लिटरेचर को फॉलो करें, या फिर आपके आसपास जो लोग होते हैं उनको जब होता है, वो जब बताते हैं कि भाई मैंने तो लगवाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, जी उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में भी जैसे शुरू में कुछ लोगों को हेजिटेंसी थी कि नहीं जा रहे थे, और पहले दिन जिन्होंने लगा लिया और उन्होंने आके बताया कि अरे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, बस कभी कभी एक आध ने क्रोसिन खा ली, किसी ने ये खा ली। जी, तो मुझसे जब लोगों ने पूछा और बाकी लोगों से पूछा भाई आपको क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अभी हम जाते हैं कराने। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी वैक्सीन लगाई है, झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप कन्वे करें सबको कि मैंने वैक्सीन लगा ली है और ये बिल्कुल सेफ है। और जैसे कि डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि हमारे कई साथियों ने जिज्ञासावश जी, दूसरे डोज के पहले ही एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया लेबोरेटरी से, और उसमें अच्छी टाइटर में पॉजिटिविटी आई है उनकी, जो है ना, ये मतलब एनेक्डोटल है। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं है, क्योंकि जो यूएस से जो स्टडी आई थी उसमें ये आया था कि 10 दिन के अंदर प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है वैक्सीन का। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा डोज ज़रूरी नहीं है, दूसरा डोज बहुत ज़रूरी है। जो पीक इफेक्ट आता है वो 42 दिन पे आता है, लेकिन जैसे ही आप वैक्सीन लगाते हैं उसका कुछ आपको लाभ शुरू से ही आने लग जाता है। इसलिए मैं आप बताना चाहूँगा कि प्लीज़ डरे नहीं, वैक्सीन लगाएं, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रभाव आना शुरू हो गया। और जो बात आपने कही बहुत ज़रूरी बात है, लोग या तो खुद करके सीखते हैं या दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, और जो दोनों से नहीं सीखते उनके लिए फिर जानकारी और दुनिया बहुत बड़ी है, उनको फिर दूसरों के ज्ञान से ज़रूर सीखना और पढ़ना चाहिए। डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो बात यहाँ बैठे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कही, आपका क्या अनुभव है और आपका क्या कहना है? तो जैसे डॉक्टर अरोड़ा और खिलनानी ने बोला पहले कि मैंने भी फर्स्ट दिन पहले दिन ही शॉट लगवाया और उसका कोई मेजर रिएक्शन हुआ नहीं। हमारे तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उसमें से 4000 से ऊपर एम्प्लॉयज को लग चुका है। अच्छा। और एक भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है अभी। तो इसीलिए ये हमें किसी को थोड़ा बुखार होगा या थोड़ा सिर दर्द होगा या बॉडी एक होगा, वो माइनर चीज है जी। तो जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया वैसे लोगों का हौसला बढ़ता गया
और भी लोग आने शुरू हो गए कि भाई हमें भी अपनी टर्न आ रही है तो लगवाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये तो अच्छा चल रहा है, जिस तरीके से हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब पता लगेगा जब एंटीबॉडीज निकलेंगी कि कितनी प्रोटेक्शन लोगों को मिली, ये भी पता लग जाएगा जी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो आज हमने 80 लाख से ऊपर वैक्सीन करी है, हमें 30 करनी है, तो एक महीने में अगर जो 80 लाख हुई है तो 30 करोड़ होने में हमें 30 महीने लग जाएंगे या ज्यादा ही लग जाएंगे। तो इसीलिए हमें वो साधन ढूंढने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट सोच रही है सारे इन मुद्दों पे कि कैसे इसको एक्सेलरेट करा जाए, क्योंकि कहते हैं सीरम इंस्टीट्यूट वाले, बायोटेक वाले कि भाई वैक्सीन तो अवेलेबल है हमारे पास, हम सप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमें जो चर्चा आपस में चल रही है गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी की, उनको ये एहसास है जरूर कि कैसे इसको एक्सेलरेट किया जाए। वो अभी हम वेट कर रहे हैं सुनने के लिए कि कैसे एक्सेलरेट होगा। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि जिन लोगों को टीका लगना है उनमें से कई परसेंटेज नहीं लगवा रहे, पर जो लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटी से इतने भय में बैठे हुए हैं घर के अंदर, रोज यही सच कब लगेगा हमारे को भी ये प्रोटेक्शन मिले, उनको भी हमें एड्रेस करना है। क्योंकि लोग जिनको कैंसर हुआ है, हार्ट डिजीज हुई भी है, 70, 75, 80 साल के, वो सब इतने फ्रोजन है भय से कि उसको भी हमें एड्रेस करना बड़ी जल्दी से जल्दी। क्योंकि 3 चीजें हैं इसमें जी। एक है कि वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं जी। दूसरी चीज ये है कि फैसिलिटीज है कि नहीं इंजेक्ट करने के लिए, और तीसरा कि उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हो, कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन हो, कैसे इसके रिजल्ट को फॉलो किया जाए। ये 3 चीजों को हमें ध्यान देना है। तो मुझे ये हमने भी कम्युनिकेट किया है कि रोज लोग पेशेंट्स जो हैं हमारे, रोज इसी तरह टेलीफोन, उनको बोल भी दो कि अभी 2 हफ्ते कुछ नहीं होगा तो फिर सुबह टेलीफोन करेंगे, क्योंकि वो 24 घंटे यही सोच रहे हैं कि मैं कैसे प्रोटेक्शन में आऊंगा। ये तो सही बात है कि डॉक्टरों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले मिलनी चाहिए थी, उससे वो कोई उनको डिस्प्यूट नहीं है, पर वो कहते हैं कि भाई हमें भी तो लगाओ जी, हमारे को भी तो प्रोटेक्शन दो, जब जैसे आप लोगों का पूरा हो जाए। तो ये मुद्दा मेरे था, मैंने कहा कि पब्लिक से भी करें, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट तक भी वॉइस पहुंच रही है इस बात से, लोगों ने काफी चिट्ठियां लिखी हैं, वो ट्वीट भी किया है। तो इसीलिए ये मैं कह सकता हूं टू सम इट अप कि वैक्सीनेशन जरूरी है, सबको लेनी चाहिए जी। ये बात है जिनको हो गया है उनके हम देख रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप प्राइवेटली जाके अपने करा लिए हैं एंटीबॉडीज की, उनकी तो बहुत स्काई रॉकेटिंग रिस्पॉन्स हुआ है एक ही इंजेक्शन से, तो उनके तो 1500 1800 तक पहुंच गए। अब उनका कैसे होगा ये डिसीजन साइंटिस्ट सब मिलकर सब लेंगे, पर इसका ये मतलब ये है कि वैक्सीन सक्सेसफुल है जी, वैक्सीन रिस्पांस निकाल रही है जी। तीसरी बात ये है कि जब वैक्सीन, आपको तो प्रोटेक्शन मिल गई, जब प्रोटेक्शन मिलेगी मतलब 40, 42, 46 दिन के बाद, पर दूसरी बात ये है कि आपको फिर भी मास्किंग करनी है, फिर भी वो एहतियात यूज करना है, जो 3 चीजों का हम हर टाइम बोलते रहते हैं कि बहुत जरूरी है। क्यों कि एक तो वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, तो कोई पता नहीं अब क्या होगा, जब तक बिल्कुल खत्म ना हो जाए हमें अपना सावधान रहना है। और दूसरी बात यह है कि आपको वायरस लग सकता है, वो किसी और को दे सकते हो, आपको चाहे बुरी बीमारी ना हो पर वो किसी और को दे सकते हो। तो आने वाले टाइम में मुझे अंदाजा है कि 6 महीने 9 महीने साल तक हमें ये एहतियात बहुत ही सिंसियरली यूज करना है, और आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज पब्लिक तक जाए, पब्लिक इस पे अमल करे। यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रोज कहते हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं, आप लोग जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं पैनल पे वो भी यही कह रहे हैं, पर ये मैसेज जो है रोज रिपीट होगा तो फिर लोग फिर भी रिमाइंडेड रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोग तो तंग आ गए हैं, लोग बंद कमरे में तंग आ गए हैं। ये मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये जंग जो लड़ रहे हैं इसको हार जाएं।
इसलिए कि हमारी पेशेंस खत्म हो गई। अब हम 1 साल हो गया है, और तो 1 साल से तो जीत रहे हैं, अब और 2-4 महीने अगर जो इसी तरह हम दृढ़ता से लगे रहेंगे तो निश्चिंत रहे, हमारी जीत होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हमने अब तक धैर्य रखा है, अभी थोड़ा सा सब्र अभी और रखना है, क्योंकि तेज़ी से टीकाकरण भी चल रहा है, अभी हम धैर्य न खोएं। डॉक्टर पद्मनाभन, हम आपसे अब यहाँ ये समझना चाहेंगे, जो बात वैक्सीनेशन को लेकर सारी दुनिया में जो हमने देखा है, कोई भी वैक्सीन जब भी आई दुनिया में, हिस्ट्री इस तरह से हमें बताती है कि एक हेजिटेंसी रहती है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन का अगर हम उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, ज़रा बताइए कि क्यों ज़रूरी है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम सुरक्षित रह सकते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? संजीव, अंग्रेज में बोलूंगा। हाँ, अंग्रेजी में बताइए जी, प्लीज़। हाँ, अंग्रेजी में बताइए जी जी। जी। No medical intervention in history has saved so many human lives like vaccination. हम्म। Starting from smallpox to polio, so many diseases have been saved by vaccination. But hesitancy has always been there. As already said, it's something, even now, even adults are afraid of getting Ethika, if you want to get injected, there is but one does not know how long the antibodies will stay. One does not know how many protective events will happen. So my concern is those who have taken the first dose, second dose zaruri lena chahiye. This is, and it should be the same vaccine. This is also important. You can't change the vaccine from one to another, because in another few months, I'm sure another 3-4 vaccines of Indian origin will come. They're all going through phase 1, phase 2 trials, and very likely they will come. And they're all very different platforms. Okay. Therefore, you will have a lot of options to take care of variants. As was mentioned by Dr. Trehan, there will be variants. We call them as mutants, new mutants, South African mutant. ये तो little bit worrisome. Your Moderna vaccine or even AstraZeneca vaccine doesn't seem to neutralize as much as neutralizing the earlier vaccine. It was raised to the original strain. So we may need a newer type of vaccines, or even some people say you may need even a third injection. But Okay. If the antibody response for the first injection is very high, one feels even if it is 50% effective, it may still neutralize the virus. Okay. So you really need a high titer. Therefore, there should not be any vaccine hesitancy. Please believe there is no other medical intervention that has saved human lives so effectively. So my appeal is to please go ahead with the couple of vaccines which you have now. You will have more options in future. ओके, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर पद्मनाभन ने सामने रखी। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पहली डोज लगाई है वो दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं और सेम वैक्सीन की डोज लगवाएं। ये बात बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि धीरे धीरे होगा, वेरिएंट्स जो आएंगे कोरोना वायरस के, उन पर हो सकता है, जैसे कि दुनिया के और हिस्सों से खबर आ रही है, कभी ये खबर आई कि वो शायद उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, ख़ासतौर पे अगर साउथ अफ्रीकन वायरस की बात हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें, मतलब लड़ाई लगातार चल रही है और चलती रहेगी। कुछ और बातें भी जाननी ज़रूरी है। उससे पहले हम फ़ोन नंबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जिस पर फ़ोन करके वो विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर 011 और उसके बाद स्टूडियो का ये नंबर 23097532 23097532। इस नंबर पर फ़ोन करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं।
डॉक्टर खिलानी, लोगों के मन में लगातार ये सवाल चल रहा है क्योंकि जैसे ही ये पता चला कि अब ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेशंस तो जैसा कि आप लोगों ने कार्यक्रम में कई बार ये बात बताई है कि वायरस की तो प्रवृत्ति है, उसकी टेंडेंसी है कि म्यूटेट करेगा, बदलेगा। और म्यूटेट करने का मतलब ये भी नहीं होता कि हमेशा ख़तरनाक तरीके से ही म्यूटेट करेगा, हो सकता है कमज़ोर भी पड़े। लेकिन जब बात ये आती है कि इस पर वैक्सीन हो सकता है असर करे कि ना करे, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग क्या समझें कि वैक्सीन भी लगवा लें और वायरस म्यूटेट भी करता है? देखिए, ऐसा है कि जो आरएनए वायरस होता है, म्यूटेशन उसकी प्रवृत्ति है, आदत है, और उसमें जो है एंटीजेनिक, जिसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, वो तो होते ही हैं और बहुत सारे होते हैं। स्पाइक प्रोटीन सबने नाम सुना रखा है, 1273 उसके प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स के वेरिएशन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो वैक्सीन जो बनती है ना, वो उसका एक सिंगल प्रॉन्ग अटैक नहीं होता। जैसे कोवैक्सीन है, वो होल किल्ड वायरस है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, वो एंटीबॉडीज़ का मल्टी प्रॉन्ग अटैक होता है। मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूँ कि अगर वायरस में म्यूटेशंस होते हैं जी, और वैक्सीन अगर 100% इफेक्टिव है, तो हो सकता है वो 90% इफेक्टिव हो उस पर्टिकुलर वायरस के लिए, हो सकता है 100% इफेक्टिव, हो सकता है 70% इफेक्टिव है, ज़ीरो नहीं होती। तो इसलिए वैक्सीन जो है, ये एकदम एक डर सा माहौल सा हो जाता है। अरे यूके वैक्सीन आ गई, अब यूके का म्यूटेंट आ गया, ब्राज़ील का म्यूटेंट आ गया, साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट आ गया, तो अब हमारा क्या होगा, वैक्सीन का क्या होगा। लेकिन जो शोध हुआ है जी, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के साथ और दूसरी वैक्सीन के साथ, वो वैक्सीन का जो सीरम है, जो जिन लोगों को कोवैक्सीन लगाई गई, उनका जब सीरम लेके और जो वायरस, जो यूके म्यूटेंट वायरस, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कल्चर किया, उनको जब लेबॉरेटरी में मिलाया गया, तो देखा गया कि वो सीरम जो है उस वायरस को नलीफाई कर पाया। कहने का तात्पर्य है कि वैक्सीन जो है वो इफ़ेक्टिव होगी म्यूटेंट्स के लिए भी। हो सकता है कि 100 की जगह 90-80% या 70% इफेक्टिव हो, लेकिन इफेक्टिव ज़रूर होगी। जी। डॉक्टर अरोड़ा, जो म्यूटेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे अभी जैसे जिन 3 की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, एक खबर ये भी आई कि ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि शायद जो यूके का जो केंट शायद वायरस उसे कहा जा रहा है, तो वो इतनी तेज़ी से फैलता है कि शायद वो सारी दुनिया में लोगों को इन्फेक्ट करे, एक बड़ी आबादी को इन्फेक्ट करेगा। क्या हम इस बात को किस तरह से समझें या इसका क्या अर्थ लगाएं? जैसे डॉक्टर खिलानी ने कहा कि म्यूटेंट तो होते रहेंगे, म्यूटेंट्स को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको डिसलरेट करा जा सकता है प्रोसेस, यानी उसमें म्यूटेशन होने की जो गति है उसको धीमा किया जा सकता है, बशर्ते जो पॉपुलेशन है हमारी, जो पूरा का पूरा लोग हैं, अगर इम्यूनाइज होते हैं, अगर ऐसी वैक्सीन से भी इम्यूनाइज्ड हैं जो थोड़ा कम प्रभावी है, अगर लेकिन इम्यूनाइज्ड हैं या पहले से एक्सपोज्ड हैं, तो म्यूटेशन पैदा होने की संभावना बहुत कम होती चली जाती है। एक तरीके से जब मेरी पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें रोधक क्षमता अच्छी पैदा हो जाए, तो वायरस अटैक करता है तो उसको बदलने के लिए वो मौका नहीं मिलता, वो ख़त्म हो जाता है। उसके मुकाबले अगर एक ऐसी पॉपुलेशन में वायरस घूम रहा है जहाँ पर कुछ लोग इम्यूनाइज्ड हैं, कुछ नहीं हैं, वहाँ पर म्यूटेशन पैदा होने की संभावना या ये बहरूपिया वायरस पैदा होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये हम सब के भले के लिए है कि जो टीका है उसको लिया जाए और तेज़ी से लिया जाए, दोनों डोजेस ली जाएं, जिससे रोधक क्षमता हमारे यहाँ खूब अच्छी पैदा हो जाए। और साथ ही साथ जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, अब जो लेटेस्ट ICMR का सर्वे है उसके हिसाब से करीब 25 से 30% लोग ऑलरेडी संक्रमण हो चुका है उन लोगों में, और उसके साथ साथ और उसमें जवान लोग बहुत सारे हैं, और उसके साथ साथ जो अब जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको भी अगर टीका लग जाता है तो ये बहुत बड़ी एक दीवार खड़ी हो जाएगी वायरस के लिए,
वो उस पर टक्कर मारेगा, लेकिन जो हमारी रोधक क्षमता है आगे नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जा तो पाएगा। ये जी। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी, और फिलहाल हरियाणा से हमारे एक दर्शक हैं देव कुमार। देव कुमार जी, पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं? बहुत स्वागत है आपका, बताइए। देव कुमार जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर हैं, तो सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल लगता है उनकी आवाज़ हम तक आ नहीं रही, और हम चलते हैं डॉक्टर पद्मनाभन के पास। जी देव कुमार जी, बताइए। हाँ जी 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 सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं 70 इयर्स का हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ जी, मेरी एज 70 इयर्स है और मुझे गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी है और कैंसर भी है। ओके। तो मुझे जो जो प्रोग्राम बनाया हुआ है अभी कोविड वॉरियर्स के बाद में जो बनाया है प्रोग्राम, उसमें ये तो लिखा है कि 50 साल से कम व्यक्ति हैं, उनको अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको पहले नंबर उनका नंबर आएगा। परंतु जो उससे बड़ी उम्र के हैं, जैसे मैं 70 इयर्स का हूँ, तो मेरे को प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? जी डॉक्टर अरोड़ा, बता दीजिए आप इनको। देव कुमार जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन है उसका विशेष लाभ आप जैसे व्यक्तियों को है जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है, आप 70 साल के हैं। उसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, हो सकता है दमे की बीमारी भी हो, इन लोगों में अगर ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन होगा तो बहुत कम प्रभाव होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि देखा गया है, पहले भी बताया जा चुका है कि 50 साल से ऊपर अगर कोरोना का संक्रमण होता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनमें जिस तरह की बीमारियां आपने बताई, तो मृत्यु की संभावना 20 गुनी बढ़ जाती है और हॉस्पिटलाइज करने की संभावना उससे भी ज़्यादा हो जाती है। ये भारत का आंकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप सब लोग जो बुज़ुर्ग हैं और साथ में इस तरह की बीमारियां हैं, आप लोगों को मौका बहुत जल्दी मिलेगा। जैसा कि अभी हमने सुना कि 1 मार्च के बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को भी ये टीका लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आपका नंबर आता है तो कृपया जाएं और अपना ये टीका लगवाएं। जी डॉक्टर पद्मनाभन, मैं आपसे यहाँ अब ये जानना चाहूँगा, जैसा कि वायरस को लेकर बात हो रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है, अगर हम जब तक वैक्सीन नहीं मिलती है किसी व्यक्ति को, तब तक कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है और अक्सर ये बात लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि रूरल इंडिया में जो हमारे भाई बहन रहते हैं वहाँ पर, उनकी इम्यूनिटी कहीं बेहतर है। आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या इम्यूनिटी को हम जल्दी से बढ़ा सकते हैं ताकि जब तक हमें वैक्सीन ना मिले हमारी इम्यूनिटी हाई रहे? One thing I find in rural community, their lifestyle is different. Okay. We have, of course, Jansankhya, like population density, many other issues of food habits. They don't have this junk food habits. Most important is stress. I feel lifestyle is also very important. We normally in a nutrition, we don't concern them. Immunity is also greatly influenced by environment, pollution, for example. I have feeling the rural community is much better endowed with a better environment, better lifestyle, better food habits, and probably less stress. In city, we worry even about my 12th standard grandson or the son, how he will do. People take leave and then coach them. So there is so much of pressure in modern life. But perhaps this is not there in the rural communities. I feel lifestyle though may contribute a great deal. This is my opinion. Okay. Yeah.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज लाइफस्टाइल इज़ कंसर्न। जीवन शैली अगर हमारी ठीक है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी बनी रहती है। फिलहाल पुणे से अविनाश लकारे जी हैं टेलीफोन लाइन पर। अविनाश जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मुझे पूछना है, मैं ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, रिसर्च कमेटी का। जी जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? अविनाश जी बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी अविनाश जी। मुझे ये पूछना है कि दो क्वेश्चन ऐसे है कि मैं सब सीनियर सिटीजन के जो कोमॉर्बिडिटी स्टेटस होती है जी, तो कोमॉर्बिडिटी स्टेटस जो है तो जी। आप कैसे पता करेंगे कि कोमॉर्बिडिटी स्टेटस कैसे उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे? अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है आपका? अब उनको प्रेफरेंस कैसे मिलेगा उसमें वैक्सीनेशन में? प्रेफरेंस कैसे मिलेगा? डॉक्टर अरोड़ा, इनके दो सवाल हैं। हाँ, तो पहला सवाल इनका कि हाँ जी, पहला सवाल ये है कि वो सीनियर सिटीजन और अगर कोमॉर्बिडिटी है तो ये तय कैसे होगा, क्या उसमें प्रायोरिटी होगी? ये देखा गया है कि 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उसमें 60 से लेकर 75% लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी होती है, और इसी वजह से ये उम्र का ये एक कट ऑफ नियत किया गया है कि 50 साल से कोई भी है उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको कोई बीमारी है या नहीं। वो एक प्रायोरिटाइजेशन का बिंदु नहीं है। 50 साल से उम्र का जो भी व्यक्ति है उसको टीका लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि अभी अभी देव साहब ने पूछा था जी, अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, उनको ज़रूर लगवाना चाहिए ये टीका। और डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर तिरहान साहब, कि जो हार्ट के बीमारी के लोगों को खून पतला करने के लिए डिस्प्रिन या उससे मिलती जुलती और दवाइयाँ दी जाती हैं, वो लोग भी ये टीका लगवा सकते हैं। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने जो टीकाकरण केंद्र पे जो व्यक्ति हैं उनको बता दें कि मेरे को है, और जो आधा घंटा वेट किया जाएगा उस समय ये देखा जा सकता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब लोग टीका लगा सकते हैं। ठीक है। समय को देखते हुए हम चाहेंगे कि अब कुछ सवाल जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। डॉक्टर त्रेहन, ये जो बात अभी डॉक्टर अरोड़ा ने भी सामने रखी, आपसे हम यहाँ थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे, ज़्यादातर अस्पतालों में OPDs अब खुल गई हैं, नंबर ऑफ़ केसेस कम है तो OPDs फुल टाइम अपना जैसे पहले काम होता था काम हो रहा है। ख़ास तौर पर कैंसर की जैसे बात है या हार्ट पेशेंट्स हैं, वो लोग जब तक उनको टीका नहीं लग रहा है, बहुत से लोग फॉलोअप के लिए नहीं आ रहे हैं। ये सवाल आपसे पहले भी किसी कार्यक्रम में हमने किया था, लेकिन अब और ज़्यादा ये रेलेवेंट हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस संक्रमण के टाइम में हमने और जो टेक्नोलॉजी का यूज किया फॉर रिमोट डायग्नोसिस, रिमोट कंसल्टेशन बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग विद द पेशेंट्स, एक तो वो रास्ता निकला जिसमें एटलीस्ट कुछ राहत तो दे सके हम पेशेंट्स के, पर उनका जो चेकअप होना था वो पॉसिबल नहीं था। तो अब क्या हुआ है कि यही जो आवाज आ रही है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि पेशेंट्स डर के मारे कुछ अब नहीं, अभी भी नहीं आ रहे, बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। हॉस्पिटल्स में भी ये हमने सब हॉस्पिटल्स ने ये टेक्निक अपनाई है कि क्राउडिंग ना हो, सीक्वेंशियल पेशेंट्स आए, जो उनको टाइमिंग दिया गया है वो भी थोड़ा स्पेस अपार्ट है। तो अगर जो एक ओपीडी में 100 पेशेंट देखा जाता था तो अब 50 की कैपेसिटी रखी गई है। इसलिए पर अल्टीमेटली तो सवाल उसी पे आ जाता है कि कितनी जल्दी, क्योंकि ये तो पता है हमें कि वो बेचारे जो लोग पीड़ित है डायबिटीज से, हाई ब्लड प्रेशर से, हार्ट डिजीज से, कैंसर से, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। जैसे वो सज्जन अभी बोल ही रहे थे कि हमारा कब होगा, कैसे होगा, कि इसमें बहुत सारी शंकाएं हैं दिमाग में कि हमारे को खुल तो जाएगा, हमारा नंबर कैसे आएगा। तो ये बातों का हमें जल्द से जल्द जवाब निकालना चाहिए। पब्लिक को कुछ कॉन्फिडेंस हो अपने आप में, अपनी ट्रीटमेंट कराएं,
और ये भी जरूर बात है कि आज के दिन में हॉस्पिटल सेफ हो गए। ठीक। हॉस्पिटल्स में कोविड जो थे पेशेंट्स वो अब या नहीं है या बहुत मतलब नहीं बराबर है जी। तो ये अच्छी बात हुई है जी। और उसके साथ साथ अगर जो आप अपना मास्किंग लेके जाएंगे, डिस्टेंसिंग करेंगे, हैंड हाइजीन रखेंगे तो रिलेटिवली सेफ है कि आपकी जो सीरियस बीमारी है उसका इलाज कराएं और अपनी टेस्ट भी कराएं। तो ये बात हमने देखा है, जैसे आपने कहा कि लास्ट महीने जनवरी से लेके ट्रेंड एकदम बदल गया है जब से ये आंकड़े आए हैं कि जो नंबर है हमारे दिल्ली और उसकी विसिनिटी में है वो बहुत ही कम हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई एक डेथ भी नहीं हुई या ये 200 से कम केस हुए। हरियाणा में तो पहले से ही कम थे। जी हाँ। तो ये बातें बहुत अच्छी हुई हैं जो पब्लिक को कॉन्फिडेंस दे। जी बिल्कुल, और अब यही वक्त है ज़्यादा ध्यान रखने का। और समय को देखते हुए अब हम चाहेंगे कि आप सबसे संक्षेप में कुछ चलते चलते कुछ संदेश जैसे विचार कुछ आप सबसे ले लिए जाएं। डॉक्टर पद्मनाभन, आप क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर और ख़ास तौर पर साइंस और वायरस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मे बी इन 30 to 40 seconds प्लीज़। Now, in terms of science, the most innovative vaccine that has come is mRNA vaccine. Messenger RNA vaccine, never heard of in the history so far. One never thought messenger RNA can ever become a vaccine. The most important point with the messenger RNA vaccine, in case mutations come, in case South African virus spreads, this new vaccine can be made within 2 days, validated in 2 months. The fastest vaccine that can be made for a new mutation is a messenger RNA vaccine. That is the most innovative part of science. जी, थैंक यू। डॉक्टर अरोड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि आप नेज़ल स्प्रे के बारे में जो बात हो रही है कि नेज़ल वैक्सीन भी आप अपने संदेश के साथ ये बात उसमें शामिल कर दें, समय ज़्यादा नहीं है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो बहुत मैगज़ीन्स ने और इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि ये भारत के लिए एक तरह से प्रलय होगी और बहुत हालत ख़राब होगी। जी हाँ, जी। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने इस पेंडेमिक को मैनेज किया है, महामारी को, वो आज सबके सामने है। और दूसरा जो इनोवेशन, नवाचार हुआ है वैक्सीन में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि mRNA वैक्सीन, एक इंडिया की mRNA वैक्सीन बड़ी जल्दी आ रही है। साथ ही साथ दुनिया में सबसे पहले DNA की जो वैक्सीन आएगी वो भी हिंदुस्तानी होगी। और तीसरा एक बहुत ही बेहतरीन नेज़ल ड्रॉप, एक ड्रॉप दोनों नाक में आप डाल देंगे और ये वैक्सीन का काम करेगा। केवल सिंगल डोज लगाना है और यहाँ की एक कंपनी बना रही है और हमें उम्मीद है कि इस साल की दूसरी छमाही में वो वैक्सीन भी आ जाएगी। तो ये जो साइंटिफिक अनुसंधान क्षेत्र में जो भारत ने एक बढ़त प्राप्त करी है उसकी कोई सानी नहीं है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों को ये धारणा है कि मुझे कोविड हो चुका है तो मैं वैक्सीन क्यों लूँ। 1 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस है इंडिया में। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो जो इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी होती है वो 100% नहीं होती है। उसकी जो लेंथ है इम्यूनिटी की वो हमें पता नहीं कि 3 महीने रहती है कि 4 महीने रहती है। और तीसरी बात है जो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो ब्रॉड होती है एज़ कम्पेयर टू इन्फेक्शन। तो इसलिए उन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो हो चुका है इन्फेक्शन तो मैं वैक्सीन ना लगाऊं। वैक्सीन जैसे जैसे प्रायोरिटी भारत सरकार ने बनाई है सबको लेनी चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर खिलनानी, डॉक्टर पद्मनाभन, डॉक्टर नरेश त्रेहन, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम यही बात कहना चाहेंगे जो हमने शुरू में कही थी कि हम या तो खुद करके सीखते हैं या दूसरों को देखकर सीखते हैं। और एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जब तक कोरोना ख़त्म ना हो जाए ना हमें अपना व्यवहार बदलना है। और जब भी वैक्सीनेशन के लिए हम उपयुक्त होते हैं, यानी जब हमारा नंबर आता है वैक्सीन लगाने के लिए, तो फिर पीछे ना हटें, उसमें कोई हिचक और झिझक ना दिखाएं। फ़ना निज़ामी कानपुरी के शेर के साथ हम बात को ख़त्म करना चाहेंगे। उम्मीद है बात आप तक पहुंच जाएगी उससे
कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। धन्यवाद, नमस्कार।